नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और जैसे कि आप सभी को पता है कि आप क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ रहे थे। वीडियो का पहला पार्ट ये नहीं है बिकॉज हमने वीडियो का पहला पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है और हमने ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी थी कि इस सिस्टम में क्या था। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि वीडियो का पहला पार्ट जाके वॉच पहले करिएगा ताकि आप चीज़ें समझ पाए कि पिछली वीडियो के अंदर क्या हुआ था। और लास्ट हमने क्या कहते हैं यहाँ तक आपको कहानी ख़त्म करी थी। इस स्टेटमेंट के अंदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रूरल सेटलमेंट का मतलब ये था कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक जो थे वो मैंने नए ऐड करे हैं इसके अंदर। वो आप देख सकते हो, पुरानी वीडियो के अंदर नहीं था ये। तो आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि ये नया चीज़ ऐड हुआ है, तो आप इसे भी नोटिस कर लीजिए। ठीक है, फिजिकल फीचर्स अलग है, कल्चर एंड एथनिक फीचर्स अलग है, सिक्योरिटी फीचर्स अलग है। पहले मैंने इसको 4-5 पॉइंट में बनाया था लेकिन फिर मैंने इसे 3 पॉइंट में कवर कर दिया है। तो आप इसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपने नोट्स बनाए हैं या कुछ करे हैं। उसके बाद लास्ट हमने ये बताने की कोशिश करी थी कि टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट जो होते थे वो 4 प्रकार के होते थे। मतलब अगर कहीं पे भी ग्रामीण बस्तियां बस रही है जाके तो आप नोटिस करेंगे कि वो 4 प्रकार के आपकी बुकों के अंदर दी हुई है। तो आज जो हमारी वीडियो है ना, आज जो हमारी क्लास है वो इस पे ही डिस्कस होगी और हम बताएंगे कि टाइप ऑफ सेटलमेंट जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ से हमारा वीडियो का क्या कहते हैं दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे चैप्टर 4 है भाई, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गलत हो चुका है और यहाँ पे पार्ट 2 है ये। ओके, सो ये आप पार्ट 2 देख रहे हैं। आई होप आपने पहला पार्ट देख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी से दोबारा वही रिक्वेस्ट करूँगा जैसे एज यूजुअल मैं करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो थैंक यू है उसके लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए या आप हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, सो नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट में, जिसमें हमने देखा था कि ये सारे सेटलमेंट होते हैं। नंबर 1 सेटलमेंट बात करेंगे हम गुच्छेदार बस्तियां, जिसे हम क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलते हैं। तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो होता है वो ग्रामीण बस्तियों के बारे में बताया जा रहा है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट ग्रामीण बस्तियों के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट होता कैसे है। कॉम्पैक्ट होता है और क्लोजली बिल्ड होता है। आपको इतना फोकस करना है। कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही घना होता है, आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा होगा, और बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हो गलियाँ भी ढंग से नहीं बनी होती है और बहुत ही क्लोजली बिल्ड होते हैं सारे के सारे घर। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, गुच्छेदार बस्तियाँ। तो इनमें क्या होता है कि लिविंग एरिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म। अगर आप देखेंगे जो इनकी खेती के फार्म्स के तरीके हैं, जो ये फार्म्स हैं वो एक अलग तरीके से बने हुए हैं। देख सकते हो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये अलग अलग टाइप की फार्मिंग होती है। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन इनके जो घर होते हैं देख सकते हो घरों का सिस्टम बहुत अलग होता है। दूसरा, डिफरेंट शेप ऑफ होम होते हैं। मतलब जैसे कि आपके यहाँ पे कॉलोनियाँ होती है ना, एक बिल्कुल सही बिल्डिंग में बनी होती हैं, प्रॉपर रोड होता है, सही तिकोने पे कट रहा होता है, लाइनिंग पाइपिंग सिस्टम सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट शेप ऑफ होम होते हैं। मतलब किसी का घर छोटा है, किसी का घर बड़ा है, किसी का छज्जा 4 फुट का है, किसी का छज्जा 2.5 फुट का है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और दूसरा, डिफरेंट पैटर्न ऑफ होम्स का मतलब ये चीज़। अब पेपर में एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि डिफरेंट पैटर्न ऑफ होम क्या होता है। मतलब जब घर बनते हैं तो वो एक बिल्कुल ही स्ट्रक्चर बेस पे नहीं बनते। जैसे कि प्लॉट कटता है ना, प्लॉट कटने के बाद क्या होता है, बोल देते हैं कि यार इतने इतने इलाके में घर बनेगा, ये बिल्कुल फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है कि और इतने इलाके में यहाँ पार्क होगा, यहाँ पे जिम होगा, ऐसे हम बना लेते हैं ना, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लिविंग एरिया डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर के लिए पानी कहाँ पे कितना अवेलेबल है। जहाँ पानी अवेलेबल होगा बस्तियाँ अपने आप वहाँ पे बस्ती चली जाएंगी। एज यूजुअल जैसे कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था कि ह्यूमन सेटलमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन पे इसलिए पहले आया क्योंकि वहाँ पे पानी था, और पानी था तो बस्तियाँ फिर धीरे धीरे बस्ती चालू हो गई। पेपर के अंदर ये पूछ लेता है आपसे कि लीनियर, क्रॉस शेप, स्टार, टी शेप, सर्कुलर, ड्यूल पैटर्न, ये पैटर्न है क्या और इन पैटर्न को ऐसा नाम क्यों दिया गया। तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप बताते हैं अर्ध गुच्छेदार बस्तियां। अर्ध होता है सेमी, ये भी गुच्छेदार बस्तियां होती हैं लेकिन उससे थोड़ी छोटी होती है। ये जो एक पैटर्न है वो बड़े कॉम्पैक्ट गांव के अलग होने की वजह से होता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या बताया जाता है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट तो था लेकिन क्या हुआ कि ये सेटलमेंट 2 हिस्सों में बट गया और जिसकी वजह से ये सेमी हो गया, छोटा हो गया। पहले ये एक बस्तियां थी पूरी, लेकिन किसी कारणवश किसी मास्टर प्लान की वजह से ये बस्तियां जो है सेग्रेट हो गई, फिगमेंटेड हो गई, अलग हो गई।
इसमें क्या होता है, कुछ गांव के अलग हो जाने से आप देखते हैं कुछ गांव को मुख्य गांव से अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यहाँ पे ये भी देखा गया है इसके अंदर जो डोमिनेंस ग्रुप होता है वो ज़्यादातर सेंटर में ही रहता है। मतलब डोमिनेंस ग्रुप इन द सेंस जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, आपने पुराने टाइम पीरियड में ये देखा होगा कि जब कोई बस्तियां बस रही थी, बस्तियां बसने के बाद समाज के अंदर एक चीज़ सिस्टम फैक्ट था, और ये कहा जाता था कि यार जो मल्हार लोग होते हैं, जो क्या कहते हैं मीट मांस काटने वाले लोग होते हैं, जल्लाद होते हैं, चांडाल होते हैं, वो गांव के अंदर नहीं रहेंगे, वो गांव से बाहर वाले हिस्से में जाके रहेंगे। तो ऐसा होता है ना, आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, बुलंदी मूवी में भी कैसे दादा ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं आप इस गांव में नहीं रह सकते, आपका हुक्का पानी इस गांव से बंद कर दिया जाएगा और आप क्या कहते हैं दूसरे हिस्से में चले जाएंगे। तो ये चीज़ होता था। तो सेम ऐसा ही जो गांव के जो डोमिनेंस वाले लोग होते थे वो गांव के भीतर ही रहते थे, और दूसरे लोग जो जिनको इजाज़त नहीं होती थी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते थे, उन्हें गांव से अलग रखा जाता था। तो इसकी वजह से वहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट तो है पर इतना ज़्यादा नहीं है, सेमी कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट है। इतना क्लियर हो गया। तो सेमी में और क्या कहते हैं सेमी में और क्लस्टर सेटलमेंट में, दोनों में यही देखा गया। पीपल ऑफ लोअर स्टेरा लिव इन आउट ऑफ स्टीक ऑफ द विलेज, मतलब निचले तबके के लोग गांव के बाहरी इलाके में रहते हैं। ये वही वाली बात हो गई जो आपने अभी मैंने सबको समझा दिया। फिर होता है, इसे बोलते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट, जैसे आप देखेंगे पाली बस्तियां बोलते हैं। पाली बस्तियां एक तरीके की ग्रुप ऑफ पीपल की फैमिलीज होती हैं जो टुकड़ों में रहती है, टुकड़ों में रहती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें है क्या, इसमें यह है कि यहाँ पे 5-10 घर हैं, ठीक है, 5-10 घर है, ठीक है, फिर यहाँ पे 5-10 घर है, फिर यहाँ पे आगे कहीं 5-10 घर होंगे, है ना। तो ये जो घरों की संख्या है ना, इसमें आप नोटिस करेंगे इसमें एक ही जाति समूह के लोग, एक ही एक्टिविटी करने वाले लोग, एक ही कल्चर के लोग, एक ही भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। इनमें कोई अलग नहीं होता है, ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो इनको अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है, पाना, पारा, पाली, नगरला और धानी, ठीक है। तो ये एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि जो पाली बस्तियां होती है वो कहाँ पे होती है। आप अपने बुक के अंदर देख सकते हैं, ठीक है भाई, ये कहाँ पे होती है। जातीय कारक की वजह से और सामाजिक कारक की वजह से ये लोग एक साथ होते हैं, तो इसीलिए कहा जा सकता है कि ये एक ही टाइप की क्या कहते हैं चीज़ें जो हैं वो शेयर करते होंगे। एक तो ये हो गया। फिर बात करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्पायर्ड सेटलमेंट। डिस्पायर्ड सेटलमेंट में क्या होता है, आप नोटिस करेंगे वहां पे तो 5-6 घर होते थे, 5-6 घर एक साथ होते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही घर होता है, एक घर होता है, और उस घर की खेती वाला इलाका भी अलग काट दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आपका इतना इलाका है, आप इस इलाके में नहीं आएंगे, आपका ये इतना इलाका, आपका ये इतना इलाका है। ये इलाके जो है वो होते हैं विस्थापित बस्तियाँ। इन बस्तियों को आप देख सकते हैं, इन बस्तियों के अंदर घरों को दूर दूर तक बनाया जाता है। ये पाली बस्तियों से अलग क्यों है, ये पाली बस्तियों से अलग इसीलिए है क्योंकि पाली बस्तियों के अंदर तो भाई 5-6-7-8-10 घर एक साथ होते हैं, लेकिन विस्थापित बस्तियों में यानी कि डेस्पेयर्ड बस जो सेटलमेंट होता है, उन सेटलमेंट में सिर्फ एक ही घर होता है, एक घर बहुत दूर दूर होते हैं, उनका जो खेत का इलाका होता है वो ही बटा होता है। तो चारों में ये डिफरेंट है, और आई होप आपको इनकी एक्टिविटी की वजह से समझ में आ गया होगा। ये कहाँ पे हैं भारत के अंदर, ये भारत के अंदर बात हो रही है, सारे ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है। भारत में कहाँ पे अपने बुक के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप देखेंगे कि अर्बन सेटलमेंट के अंदर आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट ही देखने को मिलेगा। कॉम्पैक्ट क्यों, क्योंकि भाई गाँव के इलाकों में तो बहुत ज़मीनें हैं, खेत खलियान सब खुले हैं, कुछ भी करिए, लेकिन अर्बन सेटलमेंट के अंदर तो लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, तो ज़मीनें कम होती है, तो इसलिए पास पास घर बनाने पड़ते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। नॉन एग्रीकल्चर वहाँ पे सिस्टम है, एग्रीकल्चर वहाँ होता नहीं है। एडमिन एक्टिविटी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम यहाँ देखते हैं, और इनका डायरेक्टली लिंक होता है रूरल सेटलमेंट से। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि शुगर कैन अगर चाहिए होगा तो वो शहरों में तो है ना उगेगा, वो तो गाँव में उगेगा। तो शुगर कैन जब गाँव में उगेगा तो अर्बन इलाके में उन्हें बेचना होता है। सो दैट इज़ वाई इनका अर्बन के लोगों का रूरल से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, ताकि वो शुगर कैन से चीनी बनाए, फलाना बनाए, ढिमकाना बनाए, कुछ भी बनाए, तो वो अर्बन सेटलमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अर्बन सेटलमेंट की भी बस्तियां होती है।
अर्बन सेटलमेंट की शुरुआत अगर आपने देखे तो अर्बन सेटलमेंट की शुरुआत मोहनजोदारो के टाइम पीरियड में ही हो चुकी थी। मोहनजोदारो के टाइम पीरियड में अर्बन सेटलमेंट की शुरुआत हो चुकी थी और ये चीज़ आपने क्लास 12 के पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि अर्ली सिविलाइजेशन जो थी वो यहाँ पे आ चुकी थी। लेकिन अर्ली सिविलाइजेशन की बात करें तो हमारे भारत के अंदर सबसे पहले बड़े शहरों की स्थापना नहीं हुई थी। बड़े शहर सबसे पहले विकसित अगर हुए थे वो लंदन में हुए थे। लंदन एक पहला शहर है जहाँ पर पहली बार जाके 1 मिलियन लोगों की आबादी बनी। 1 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट होता है, 10 लाख लोग पहली बार लंदन के अंदर। क्यों? क्योंकि एज ऑफ रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में आया था। ब्रिटेन में आया था तो लंदन एक ऐसा शहर बना था जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आई थी। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आई थी तो इसलिए लंदन के जो गांव के लोग थे वो शहरों में भाग के आए थे। जब शहरों में भाग के आए तो लंदन की आबादी सबसे पहले सबसे ज़्यादा 1810 से लेके 1850-70 की बात है, वहाँ तक होते होते इनकी 10 लाख की आबादी हो गई। देन फाइनली भारत के अंदर भी बनने की शुरुआत हुई और अर्बन सेटलमेंट को हमने पॉपुलेशन साइज से, एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से एंड देन लोकेशन से, इन चीज़ों से हमने जस्टिफाई करा था कि कौन सी पॉपुलेशन अर्बन है और कौन सी रूरल है। ठीक है, अब यहाँ पे शहरों का विकास किस हिसाब से हुआ? हमारे भारत के अंदर शहरों का विकास 3 टाइप हुआ है। सबसे पहले शहरों का विकास एंशिएंट टाइम पे, फिर मिडिवल टाइम पे और फिर मॉडर्न टाइम पे। मतलब जो शहर अर्बन सेंटर जो हमारे बने हैं उनके भी बनने का भी एक विकास का एक तरीका था, जिसमें से नंबर 1 अगर एंशिएंट देखेंगे तो एंशिएंट जो टाउन्स बने थे, एंशिएंट जो शहर बसे थे वो कल्चर और रिलीजियस बिहाव पे बसे थे। क्योंकि शुरुआती समय में आज से 2000 साल पहले लोगों को धार्मिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे पटना, वाराणसी, मदुराई ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जहाँ पे सबसे पहले लोगों ने शहरों को बसाया, लेकिन ये सारे रिलीजियस बिहाव पे थे। फिर बात कर लेते हैं मिडिवल टाइम पे। मिडिवल टाइम ये वो वाला टाइम पीरियड है जिस समय राजा महाराजा हमारे भारत में रहा करते थे। तो जब राजा महाराजा हमारे भारत में रहा करते थे तो उन लोगों ने क्या करा, नए शहर, नए किंगडम बसाए जिसमें वो अपनी राजधानियों को बहुत अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड करते थे। और जहाँ पे राजा रहता था तो आसपास वहाँ पे पॉपुलेशन तो रहेगी रहेगी, तो वहाँ से भी एक शहरों का विकास होना चालू हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे उनका जो हेडक्वार्टर होता था, उनका किंगडम होता था। और उसके बाद यहाँ पे 100 से अधिक कस्बों का निर्माण उन लोगों ने करवाया था। और ये ज़्यादा चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये इन लोगों ने किले पर विकसित शहर जो थे वो बसाए थे। कहने का मतलब मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर कोई आमेर करके एक राजा है, अब या आमेर एक जगह है, तो वहाँ पे एक राजा जो है अपना क्या करेगा, एक महल बना देगा। महल बनाने के बाद ही वो अपने आसपास के इलाकों में बस्तियाँ बसवा देगा। तो इस तरीके से वहाँ पे भी शहरों के निर्माण हुए। तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल कौन सा है भाई? इसका जीता जागता एग्जाम्पल है दिल्ली। जैसे दिल्ली के अंदर मुगल्स आए थे। हैदराबाद, जयपुर के अंदर बहुत लोग रहते थे। लखनऊ में नवाब रहते थे। आगरा में भी आप देखेंगे ये औरंगज़ेब और ये सब रहते थे। नगरपुर, ऐसी बहुत सारी जगह है जो मैं कह सकता हूँ देसी रियासतों की वजह से या राजा रजवाड़ों की वजह से बसे होंगे। उसके बाद लास्ट है मॉडर्न टाउन्स। मॉडर्न टाउन्स ये वाला टाइम पीरियड है जब भारत के अंदर अंग्रेज लोग आ गए थे और अंग्रेज लोगों ने मिडिवल मॉडर्न टाउन्स को बहुत विकसित करा था अपने हिसाब से। ये जो मॉडर्न टाउन से ज़्यादातर लोकेट थे कहाँ पे? कोस्टल रीजन पे। कोस्टल रीजन पे क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज लोग आए थे ना तो कोस्टल रीजन पे ही सबसे पहले वो लोग बसे थे। तो आप नोटिस करेंगे यूरोपियन लोगों ने सबसे पहले सूरत, दमन एंड दीव, गोवा, पौंडीचेरी, मुंबई, महाराष्ट्र और कोलकाता, इधर के प्लेसेस को सबसे पहले डेवलप करा। सबसे पहले यहाँ के प्लेसेस को क्यों डेवलप करा भाई? क्योंकि यहाँ पे वो बहुत आसानी से राज कर पा रहे थे और सबसे पहले उन्होंने यहीं पे राज करा था। तो आप देखेंगे कि हमारा सूरत और जो मतलब सूरत है, उसके बाद कोलकाता है, मुंबई, मद्रास है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसे शहर बसाए गए हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा बसाए गए। तो ये इतना आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगली वीडियो में अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो अच्छी लगी है तो अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा और बाकी आप हमारे साथ इन सब चीज़ों पे भी चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो।